नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। जैसा कि आप जानते होंगे, अभी इस सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं अपने ओ लेवल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम देख रहे हैं M1R5 के क्वेश्चंस। और ये इस सीरीज़ की चौथी और आखिरी वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसके पहले की वीडियोज़ में हमने डिस्कस कर लिया है बेसिक कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद हमने देखा MS वर्ड या आप कहिए लिब्रे ऑफिस राइटर से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद कैल्क या एक्सेल से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद आखिरी वीडियो मतलब जो पिछली वीडियो हमारी आई थी, उसमें हम प्रेजेंटेशन से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, देखते हैं। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो वाइवा में पूछे जा सकते हैं। मतलब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर दिए थे आखिरी में हमने, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सीधे क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला सवाल है कि लिस्ट 5 पॉपुलर वेब ब्राउज़र नेम। मतलब 5 पॉपुलर वेब ब्राउज़र के नाम हमें बताने हैं। तो उन बच्चों के लिए जिनको नहीं पता है ब्राउज़र क्या होता है, तो देखिए ब्राउज़र क्या है, सिंपल सा समझिए। एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि क्लाइंट कंप्यूटर में होता है और जिसकी सहायता से यूज़र आपका इंटरनेट चला पाता है। मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके फ़ोन में पड़ा हो और जिसकी सहायता से आप इंटरनेट चलाते हो, उसी को वेब ब्राउज़र कहते हैं। जैसे आपके फ़ोन में गूगल क्रोम पड़ा हुआ है, तो गूगल क्रोम की सहायता से आप इंटरनेट चला रहे हो, तो गूगल क्रोम क्या हुआ, वेब ब्राउज़र हुआ। तो ऐसे ही हमें 5 एग्जाम्पल बताने हैं। तो देखिए हमने क्या क्या एग्जाम्पल लिए हैं। पहला हमने लिया गूगल क्रोम, ठीक है, गूगल क्रोम आपने देखा होगा। दूसरा है मोजिला फायरफॉक्स, ये आपके पीसी में होता है। तीसरा है एप्पल सफारी, जो आपके मैकबुक में होता है। इसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, मतलब ये ई की साइन वाला एक होता है वेब ब्राउज़र, ऐसे ई की साइन बनी होती है, ऐसा ही एक वेब ब्राउज़र होता है। ये पहले आपके लैपटॉप में मिलता था। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट एज करके है। उसके बाद ओपरा या ओपरा मिनी भी आपने सुना होगा। फिर एक है मैक्सथन। ये कुछ वेब ब्राउज़र हैं, ऐसे और भी वेब ब्राउज़र हैं, यही नहीं कि सिर्फ इतने ही वेब ब्राउज़र हैं, और भी वेब ब्राउज़र मिल जाएंगे आपको, उनके बारे में आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। वैसे पॉपुलर 5 पूछे जाएँ तो उससे ज़्यादा हमने डिस्कस कर लिया है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या है, देखते हैं। व्हाट आर कुकीज़, मतलब कुकीज़ क्या होती हैं। तो ये कुकीज़ खाने वाली कुकीज़ नहीं है। कुकीज़ समझिए क्या होता है। देखिए अपने सिस्टम में एक सेटिंग है, उसके द्वारा आप अगर उसको ऑन कर देंगे तो वो आपकी हिस्ट्री को सेव रखता है। मतलब आप कौन सी साइट विजिट कर रहे हैं, कैसी चीज़ें पसंद कर रहे हैं, आपका यूज़र नेम पासवर्ड क्या है, ये सारी चीज़ आपकी कुकीज़ सेव रखती हैं। तो इससे क्या मदद मिलती है, इससे ये मदद मिलती है कि आप जब कोई चीज़ ढूँढते हैं, मतलब आपने यूट्यूब चलाया, अब आपको जो चीज़ पसंद है वो चीज़ अपने आप दिख रही है। ये किसकी सहायता से हो रहा है, कुकीज़ की सहायता से हो रहा है। अगर आप अपनी आईडी लॉग आउट कर दें, फिर लॉगिन करना हो, तो पासवर्ड अपने आप वो दे देता है कि उस पे क्लिक करिए, आपका यूज़र नेम पासवर्ड अपने आप पड़ जाता है, आपको टाइप नहीं करना पड़ता। ये सब कुकीज़ की सहायता से ही होता है कि आपके इंटरेस्ट की चीज़ें भी वो आपके सामने लेके आता है। जैसे आप कोई सर्च कर रहे हैं जूता फ्लिपकार्ट पे, उसके बाद जब आप फेसबुक चलाएंगे तो फ्लिपकार्ट वाला जूता आपको फेसबुक पे भी दिखता है। ये सब किसके कारण हो रहा है, कुकीज़ के ही कारण हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, कुकीज़ आर स्मॉल अमाउंट्स ऑफ डेटा सेंट बाय वेबसाइट दैट आर स्टोर्ड ऑन योर कंप्यूटर और फोन। मतलब ये छोटी जानकारियों के टुकड़े होते हैं जो आपके कंप्यूटर और फोन में स्टोर होते हैं। अब कुकीज़ क्या चीज़ स्टोर करती है, पहली चीज़ तो लिखा है यूज़र नेम और पासवर्ड, ठीक है, जिसकी सहायता से आप जल्दी और आसानी से वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। और ये कुछ और इन्फॉर्मेशन भी स्टोर करता है जो कि आपकी सर्च में मदद करती है और आपको अच्छे कंटेंट प्रदान करने में सहायता करती है। जैसे एक कंपनी है, उसको ऐड चलाना है अपने लिए, मतलब मान लीजिए वो बेचता है शर्ट और उसको ऐड चलाना है, तो वो ऐड उन लोग तक ही पहुंचे जिन्हें शर्ट खरीदना हो। ये किसके द्वारा डिसाइड होता है, कुकीज़ के ही द्वारा डिसाइड होता है। अब ऐसा नहीं होगा कि आप लड़के हैं और आपको साड़ी का ऐड आ रहा है, या आप लड़की हैं और आपको शर्ट, फॉर्मल शर्ट्स का ऐड आ रहा है। ये नहीं होता है। इससे कंपनी जो ऐड करती है वो सही लोगों तक पहुंच पाता है। और ये सब किसकी सहायता से हो रहा है, कुकीज़ की सहायता से हो रहा है। बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की तरफ, और जो कि बहुत फेमस सवाल है कि IPv4 और IPv6 एड्रेस में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 3 ही पॉइंट बनाए हैं, पर ये 3 पॉइंट आप चाहें तो 5, 6, 7 पॉइंट में भी आप बदल सकते हैं। पहला है कि IPv4 में क्या है, इनक्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशन इज नॉट प्रोवाइडेड इन IPv4। IPv4 में इनक्रिप्शन और ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड नहीं होता है। इनक्रिप्शन मतलब कि जब डेटा नेटवर्क में ट्रेवल करता है तो वो गुप्त भाषा में नहीं रहता है,
और ऑथेंटिकेशन भी यहाँ पर प्रोवाइड नहीं होता है, जबकि ये चीज़ आपके IPv6 में प्रोवाइड होती है। दूसरी चीज़ क्या है, IPv4 जो आपका एड्रेस होता है वो डॉटेड डेसिमल फॉर्म में डिनोट होता है। किस फॉर्म में डिनोट होता है? डॉटेड डेसिमल फॉर्म में दर्शाया जाता है, जबकि IPv6 जो होता है वो हेक्साडेसिमल फॉर्म में दर्शाया जाता है। इसमें जो आपके होते हैं वो 4 पार्ट होते हैं, जबकि IPv6 में 8 पार्ट होते हैं, ठीक है। और इसमें जो नंबर्स होते हैं वो 0 से 255 तक होते हैं IPv4 में, पर ऐसी कोई बाउंडेशन IPv6 में नहीं होती है। यहाँ पर डॉट यूज़ किया जाता है सेपरेट करने के लिए, और वहाँ पे कोलन का यूज़ होता है सेपरेट करने के लिए। एक चीज़ और, इसमें देखिए 5 क्लासेस होती हैं, क्लास ए से लेके क्लास ई तक, जबकि आपकी IPv6 में कोई भी क्लासेस नहीं होती हैं। ये क्लासलेस IP एड्रेस होता है। अगर बात करें साइज़ की तो ये 32 बिट की होती है और ये 128 बिट की होती है IPv6। तो ये कुछ अंतर थे, इसको आप अगर पॉइंट में लिखेंगे तो 7-8 डिफरेंस आसानी से आपके बन जाएंगे, या आप बताना चाहें तो वाइवा में बता भी सकते हैं। इसके बाद अगला हमारा सवाल है, हाउ टू सेट IPv4 एड्रेस इन योर कंप्यूटर, मतलब अपने कंप्यूटर में आप IPv4 एड्रेस कैसे लगाते हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले आपको ओपन करना पड़ेगा कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल कैसे ओपन होता है? विंडोज़ आर आप दबाएंगे और उसमें आप लिख देंगे कंट्रोल पैनल, तो वो आपका कंट्रोल पैनल ओपन कर देगा ओके करने पे। उसके बाद आपको नेटवर्क कनेक्शन ऑप्शन पे जाना है। देखिए यहाँ पर लिखा है गो टू नेटवर्क एंड इंटरनेट। उसके बाद जाना है नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। उसके बाद चेंज एडाप्टर सेटिंग पे चले जाना है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आपको IP एड्रेस ढूंढना है। कैसे करना है? राइट क्लिक द ईथरनेट आइकन एंड सेलेक्ट स्टेटस फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेनू। उसके बाद डिटेल्स पे क्लिक करना है, सारी इंफॉर्मेशन आपको दिखने लगेगी। उसके बाद आपको राइट क्लिक करना है लोकल एरिया कनेक्शन पे, वहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाना है और उसके बाद इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 पे डबल क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है यूज़ द फॉलोइंग IP एड्रेस, ये ऑप्शन आपको वहाँ पर मिलेगा, एंड टाइप द IP एड्रेस सबनेट मास्क डिफ़ॉल्ट गेटवे, मतलब ये सारी चीज़ आपको टाइप करके ओके कर देना है। इसकी सहायता से आप IPv4 एड्रेस अपना चेंज कर सकते हैं। अगर चाहें तो इसको मैं साफ़ कर दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं कि किस तरीके से हम IPv4 एड्रेस अपना चेंज करते हैं। बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की तरफ। पूछा गया है व्हाट इज़ गेटवे, गेटवे क्या होता है? तो देखिए एक बार आप सिर्फ पढ़ लीजिए, ये आप समझ जाएंगे। देखिए क्या लिखा है, अ गेटवे इज अ नेटवर्क नोड यूज्ड टू टेलीकम्युनिकेशन दैट कनेक्ट टू नेटवर्क विद द डिफरेंट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल टुगेदर। मतलब ये दो नेटवर्क जिसके ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल अलग अलग हैं, उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, वही चीज हमारी गेटवे होती है, ठीक। गेटवे का काम क्या है? दो नेटवर्क को जोड़ना जिसके ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल अलग अलग हों। इसके बाद देखिए हमारा अगला सवाल क्या है, व्हाट इज एम पिन। अब एम पिन क्या होता है, पहले इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? मोबाइल बैंकिंग पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। और ये नंबर क्या होता है? जब भी आप अपने फ़ोन में कोई भी मोबाइल बैंकिंग से रिलेटेड ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको 4 या 6 डिजिट, मतलब जो आप ऐप यूज़ कर रहे हैं उसके आधार पे, किसी में 4 डिजिट का लगता है, किसी में 6 डिजिट का लगता है, एक पासकोड इंटर करना पड़ता है, जिससे ये चेक किया जा सके कि असली आदमी ही ट्रांजेक्शन कर रहा है। उसको हम क्या कहते हैं? एम पिन कहते हैं। आपने यूज़ भी किया होगा, जब आप स्कैन करके या किसी को रुपए ट्रांसफ़र करते हैं तो एक पासकोड आप डालते हैं, उसी को हम एम पिन कहते हैं। अगला सवाल है, व्हाट इज़ रिक्वायरमेंट्स फॉर यूजिंग यूपीआई ऐप। यूपीआई ऐप यूज़ करने की क्या आपकी जो है आवश्यकता होती है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं आप अगर यूपीआई ऐप यूज़ करना चाहते हैं तो देखिए सिंपल सी चीज़ है, आपका एक खाता होना चाहिए जिसमें आपकी मोबाइल बैंकिंग ऑन होनी चाहिए, तभी आप यूपीआई की सर्विस यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल देखिए, एक्सप्लेन द वर्क ऑफ भीम ऐप। भीम ऐप के काम को समझाना है, तो आइए देखते हैं क्या लिखा है। सबसे पहले फुल फॉर्म लिखा है भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये भीम का फुल फॉर्म है। इज एन ऐप दैट लेट्स यू मेक, जिसकी सहायता से आप सिंपल, इजी और क्विक पेमेंट ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। किसकी सहायता से? यूपीआई की सहायता से। यू कैन मेक इंस्टेंट बैंक टू बैंक पेमेंट, मतलब एक खाते से दूसरे खाते में आसानी से तुरंत आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं रुपए, सिर्फ मोबाइल नंबर की सहायता से, या आपके पास मोबाइल नंबर ना हो तो यूपीआई आईडी भी होनी चाहिए आपके पास। चाहे आप मोबाइल नंबर की सहायता से भेज सकते हैं, चाहे आप यूपीआई आईडी से भी भेज सकते हैं। तो एक खाते का पैसा दूसरे खाते में सीधे चला जाएगा बिना किसी
थर्ड पार्टी ऐप से। एक चीज़ और जान लीजिए, ये जो आपका भीम ऐप था, इसका पहले नाम जो सरकार रखना चाहती थी वो था भारत पे ऐप, लेकिन बाद में सरकार ने किसी कारणवश ये आइडिया अपना ड्रॉप कर दिया और जब यही नाम सुनाई दिया अश्नीर ग्रोवर को तो उन्होंने अपनी जो कंपनी बनाई उसका नाम भारत पे ऐप रख दिया। और ये नाम उन्होंने यहीं से उठाया था, जब उनको पता चला था कि सरकार ऐसा कुछ नाम रखना चाहती थी पर उन्होंने अब ड्रॉप कर दिया है, तो उन्होंने अपनी कंपनी का नाम भारत पे ऐप रख दिया। बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की तरफ कि डिफरेंस बिटवीन IMPS, NEFT एंड RTGS। तो आइए डिफरेंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो डिफरेंस है, मिनिमम ट्रांसफर वैल्यू, सबसे कम मात्रा में कितना रुपए भेजा जा सकता है। तो IMPS की सहायता से 1 रुपये भेजा जा सकता है, नेफ्ट की सहायता से 1 रुपये भेजा जा सकता है, लेकिन RTGS से मिनिमम आप 2 लाख रुपए भेज सकते हैं। इसके बाद मिनिमम ट्रांसफर वैल्यू, तो यहाँ पर 20 लाख है, नेफ्ट में भी 20 लाख है और RTGS में भी 20 लाख है। पेमेंट ऑप्शन, तो IMPS में आपको सिर्फ एक पेमेंट ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन, बाकी नेफ्ट और RTGS में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ऑप्शन आपको मिलते हैं। कितनी देर में इसका सेटलमेंट हो जाता है, तो IMPS में तुरंत हो जाता है, नेफ्ट में आधे घंटे लगते हैं और RTGS में भी तुरंत हो जाता है। सर्विस टाइम, तो जो तीनों का सर्विस टाइम है वो 24/7 है। वैसे भी बैंकिंग के लगभग सारी चीज़ों की सर्विस टाइम 24/7 रहता है। फिर फंड ट्रांसफ़र स्पीड, इसमें इमीडिएट है, इसमें भी इमीडिएट है, पर इसमें 2 घंटे लगते हैं। और ये किसके द्वारा मैनेज किया जाता है, तो बाकी दोनों तो RBI के द्वारा मैनेज किए जाते हैं, पर यहाँ पर इसको मैनेज किया जाता है NPCI के द्वारा। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। व्हाट इज़ IoT, मतलब IoT क्या होता है। तो सबसे पहले IoT के बारे में देखें तो IoT का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसका इस्तेमाल किया जाता है फिजिकल ऑब्जेक्ट का नेटवर्क बनाने के लिए। मतलब जो आपके फिजिकल ऑब्जेक्ट होते हैं उनका जब नेटवर्क बनाया जाता है तो क्या तैयार होता है, आपका IoT तैयार होता है। ठीक है, और जो आपके फिजिकल ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें क्या रहता है, सेंसर लगा होता है, जिसके द्वारा एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से जुड़ पाती है और डेटा शेयर कर पाती है। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, IoT कहते हैं। मतलब जैसे आपकी स्मार्ट वॉच होती है, ये सब IoT है, जो आपकी फिजिकल डिवाइस है और जिसमें क्या लगा हुआ है, सेंसर लगा हुआ है, जिसके द्वारा एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से जुड़ी हुई है। इसके बाद कहा गया है कि हमारी डेली लाइफ में जो यूज़ होते हैं डिवाइसेस IoT के, उसके एग्जांपल दीजिए। तो स्मार्ट होम सिक्योरिटी के लिए यूज़ होता है, स्मार्ट होम में जो हीटिंग और कूलिंग के लिए यूज़ होता है, फिर किचन के लिए यूज़ होता है, ड्राइविंग के लिए यूज़ होता है, टूल कलेक्शन के लिए भी यूज़ होता है। तो ये कुछ यूज़ हैं हमारे IoT के। बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की तरफ। व्हाट इज़ बिग डेटा एनालिटिक्स। तो बिग डेटा एनालिटिक्स क्या होता है और इसका इस्तेमाल क्या है। तो देखिए क्या होता है, बिग डेटा एनालिटिक्स इज़ अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एग्जामिनिंग एंड एनालिसिस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा टू डिस्कवर मार्केट ट्रेंड। मतलब बिग डेटा में बड़ी बड़ी जानकारी, बड़ी मात्रा में जानकारी कलेक्ट की जाती है, उनको जांचा परखा जाता है, उनको एनालाइज किया जाता है ताकि मार्केट का ट्रेंड पता चल सके। इसका मतलब लगभग यूज़ करती हैं एड एजेंसीज करती हैं, या बड़े बड़े लोग जिनको अपने प्रोडक्ट मार्केट में लाने हैं वो लोग इनको यूज़ कर सकते हैं, जिससे पता कर लेते हैं ये कि कौन लोग इसको पसंद करेंगे, कौन ना पसंद करेंगे, किस समय इसको मार्केट में लाना है, इससे हम कितना कमा सकते हैं। ये सारे डेटा इसकी सहायता से हम पता कर सकते हैं। तो ये इसका यूज़ केस है, मतलब बड़ी मात्रा में जानकारियों को लेना, उसे एनालाइज करना और उससे मार्केट का ट्रेंड पता लगा लेना कि क्या पैटर्न है, किस तरीके से काम होना है, कब हमें मार्केट में प्रोडक्ट लाना है, कब हमें अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना है, कब घटाना है। ये सारी चीज़ें बिग डेटा एनालिटिक्स के सहायता से आज पता की जा रही हैं। इसके बाद हमारा अगला सवाल है, व्हाट इज़ रोबोटिक्स। तो रोबोटिक्स क्या होता है, ऐसा कोई भी काम जो मनुष्य के द्वारा पहले किया जा रहा हो पर उसको ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा किया जाए, इसी को हम क्या कहते हैं, रोबोटिक्स कहते हैं। ये तो हो गया आसान भाषा में। देखिए क्या लिखा है, रोबोटिक्स डिजाइन कंस्ट्रक्शन एंड यूज ऑफ मशीन्स टू परफॉर्म टास्क डन ट्रेडिशनली बाय ह्यूमन बीइंग। मतलब जो पहले ह्यूमन बीइंग से किया जा रहा हो पर उसको अब किसके द्वारा परफॉर्म किया जा रहा हो, मशीन के द्वारा, इसी को हम क्या कहते हैं, रोबोटिक्स कहते हैं। अब इसका इस्तेमाल इतना ज़्यादा क्यों बढ़ गया, क्योंकि देखिए इसमें एक्यूरेसी है, ये थकता नहीं है, ये फास्ट है, ये सब कारण थे जिसके कारण
जो था रोबोटिक्स हमारा इंट्रोड्यूस हुआ। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमें लगे आपके आईटी टूल एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। देखिए, हम वो सारे क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं, जैसे एमएस वर्ड में क्या है, एमएस एक्सेल में क्या है, पावर पॉइंट में क्या है, वो सब पढ़ लेते हैं। जो हमारा नया सिलेबस जुड़ा है रोबोटिक्स से, बिग डेटा से, आईओटी से, वो अक्सर हम छोड़ देते हैं और उसी से टीचर वाइवा एग्ज़ाम में पूछ लेता है। तो उसको आज हमने डिस्कस करने का काम किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हमारी मेहनत आपको दिखती हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी वीडियोस ला सकें। और अगले लेक्चर से हम शुरू करेंगे अपने M2R5 की सीरीज़, जिसमें हम डिस्कस करेंगे उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल एग्जाम में आ सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। धन्यवाद।